नमस्कार दोस्तों। नजर कातिल लबों को जाम लिख दूं, महकते गेसुओं को साम लिख दूं। इजाजत हो मोहब्बत की जगह पर मोहब्बत से तुम्हारा नाम लिख दूं। कमोबेश आज ही का दिन था और एक साल पहले की बात। राहुल गांधी थे कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद को, वहां के महाकवि को और अपने पिता को नमन करके आज के ही दिन भारत जोड़ने की यात्रा शुरू की थी, जिसे भारत जोड़ो यात्रा दिया गया। उसका पैगाम था मोहब्बत। मोहब्बत को बढ़ाना था, नफरत को मिटाना था और मोहब्बत की दुकान खोलनी थी। मोहब्बत की दुकान खोलने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका खोजा था। 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 145 दिनों में उन्होंने 4080 किलोमीटर की यात्रा तय की। इतनी यात्रा के दौरान वो जाने कितने करोड़ों लोगों से मिले, उनका दर्द समझा, उनकी बात सुनी। कुछ उनके हमराह थे, कुछ उनके साथ थे, कुछ तप रहे थे, कुछ दिख रहे थे और यह यात्रा चल रही। यह यात्रा चलती रही और सतत चलती रही, आज भी चल रही है। राहुल गांधी आज ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सांसदों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उन मुद्दों पर कर रहे हैं जिन मुद्दों पर बोलने से हमारे प्रधानमंत्री डरते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन शब्दों को सुन के छिप जाते हैं, उन पर वो चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों पर जिन पर वो न चा बोल पाते हैं, न मां बोल पाते हैं। और इस चक्कर में कई बार वो अपना भी नाम, जो सरनेम है, किसी महिला एंकर के साथ लगा देते हैं। अब समझिए, जब वो ऐसा करते हैं तो गोदी मीडिया वही दिखाएगा, और जब वो ये दिखाता है तो एक और बात सामने आती है। G20 का सम्मेलन शुरू हो रहा है, उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली को कैद कर दिया गया है, वहां नजरबंदी का कानून लगा दिया गया है। स्थिति यह कर दी गई है, जो गरीब, पिछड़े, दलित, इस तरह के लोग जो रहते थे जिन बस्तियों में, उन बस्तियों से या तो उन्हें हटा दिया गया है, उजाड़ दिया गया है, या उन पर पर्दा लगा दिया गया है। यह हालत है कि गुड़गांव में जितने ऑफिसेज हैं वो 3 दिनों के लिए उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, यानी देश में यह स्थिति हो गई। वहीं फरीदाबाद, नोएडा और इधर से आने वाले लोगों को कमर्शियल व्हीकल्स 100% रोक दिए गए। सोचिए, आप कैसे आएंगे? पहिया पहिया आएंगे या मेट्रो से आएंगे या किस चीज से आएंगे? हालात ये कर दिए गए हैं कि कोई भी उस क्षेत्र में नहीं आएगा और 1.5 लाख पुलिस फोर्स, सुरक्षा के जवान, सेना के जवान, एनएसजी के जवान और न जाने किन किन एजेंसियों के जवान, एसपीजी के जवान लगा दिए गए। यही नहीं, तमाम एंटी मिसाइल्स और न जाने कौन कौन सी तकनीक का उसमें इस्तेमाल किया है। अरबों खरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है। और यह जो मेहमान आएंगे उन्हें चांदी की थालियों में, सोने की कटोरियों में भोजन कराया जाएगा, उन्हें गौमांस भी परोसा जाएगा, उन्हें जो भी कुछ चाहिए है वो दिया जाएगा। उनके लिए रुकने के लिए जो होटल्स किए गए हैं, कई कई ऐसे कमरे हैं जिनका किराया 8 लाख रुपए पर रात से अधिक है। आप समझिए,
यह कौन सा देश कर रहा है? वह देश कर रहा है जो विश्व के सूचकांक में 121 देशों में भुखमरी वाले देशों में 107 नंबर पर है। यानी इतनी बुरी हालत में है जिसमें भुखमरी की स्थिति, जिससे अच्छी स्थिति में पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना, और ये सब तो है ही। मतलब आप समझिए वो भुखमरा देश ये खिलाएगा, सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाएगा और इस तरह रईसी से खर्च करेगा। कितने लोग रहे? 2 दर्जन डेलीगेट्स हैं और 2 दर्जन में भी सिर्फ 15 राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इनके लिए यह व्यवस्था की जा रही। मुझे जब यह देखता हूं तो 1983 याद आता है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इसी दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में 140 देशों के 70 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, 70 से अधिक। और उसके बावजूद न दिल्ली को रोका गया, न दिल्ली के नागरिकों को रोका गया, न देश के किसी नागरिक को रोका गया, न यात्राएं रोकी गई, न वाहन रोके गए। चंद क्षेत्र में जहां चर्चा होनी थी वहां जो कानूनन प्रतिबंध लगते वो लगे थे, वो भी उसमें किसी का रास्ता नहीं रोका गया, सिर्फ प्रदर्शन के लिए रोका गया। आज कर्फ्यू लगा है, आज नजरबंदी का कानून। हम क्या देश बना रहे हैं? हम उस देश की बात करते हैं। हम कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए। कैसे विश्व गुरु बन गए? भुखमरा देश बना के। हम विश्व गुरु बन गए बेरोजगार देश बना करके। देश के 90 करोड़ लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। आप सोचिए आपने क्या देश बना दिया है। आपने जो देश बनाया उसकी स्थिति क्या है? आप कहते हैं भारत की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। किस बूते बनेंगे? दुनिया में अर्थव्यवस्था का जो आकलन होता है वो इस पर होता है कि यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, तो वहां रोजगार बहुत उससे डबल ट्रिपल रेट में बढ़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है और रोजगार घट रहे हैं, रोजाना घट रहे हैं। गजब की आपकी इकोनॉमिक्स। इसी इकोनॉमिक्स की बात करें तो दुनिया के अच्छे इकोनॉमिस्ट में से विराट आचार्य को नरेंद्र मोदी सरकार ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया था, इसलिए कि वो अर्थव्यवस्था सुधारेंगे। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा यह देश की सरकार व्यवस्थाएं और इन चीजों को सुधारना ही नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ अपने एजेंडे थोपना चाहती, उस पर काम करना चाहती। तो जब यहां करने की ही गुंजाइश नहीं है तो मैं अपना कैलिबर, अपनी क्षमताएं यहां क्यों बर्बाद करूं? सोचिए, यह दशा आपने की है। दशा तो इतनी आपने खराब की है, सुभाष चंद्र बोस के पोते को आपने अपने साथ शामिल कराया था। यह वायदे किए थे कि हम इतना अच्छा भारत बनाएंगे, सपनों का भारत बनाएंगे, और आपने किया क्या? आपने नफरत का भारत बनाया, आपने तोड़ने का भारत बनाया, आपने जाने कैसे बर्बादी का भारत बनाया। इसके विरोध में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था।
विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व की भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है, मगर मेरा जो प्रपोजल है माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अब ऐसी पार्टी में ऐसे नेताओं के साथ नहीं रहेंगे जो नफरतवादी हैं, जो सच को समझना नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता भड़काना चाहते, कुछ नहीं करना चाहिए। यही नहीं, आप तो इस स्तर तक आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य जो मध्य प्रदेश के एक महान नेताओं में गिने जाते, उन्होंने कहा कि हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और मुझे किसी ने एक सूचना देना भी उचित नहीं समझा। यात्रा निकल रही है और आप भोपाल में हैं आज। हाँ, मैंने वहाँ के कार्यकर्ता ने फ़ोन करके बताया कि बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप दिख नहीं रहे हैं, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। तो मुझे उस कार्यकर्ता से जानकारी मिली कि वहाँ कोई आशीर्वाद नाम की यात्रा निकल रही है और कार्यकर्ता के मन की पीड़ा मेरे तक पहुंची है। अर्थात मैं पीड़ित नहीं हूं, लेकिन कार्यकर्ता का मन पीड़ित है कि रघुनंदन शर्मा जी को नहीं बुलाया है। जिन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को खड़ा किया, उनको आज आपने इस तरह से किया है कि अमित शाह जाते हैं, उन्हें बताया तक नहीं जाता है, बुलाया तक नहीं जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी आपने बना दी। और भारतीय जनता पार्टी आपने कैसी बना दी है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में एक शिलान्यास कर रहे थे और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद मिसेज पाठक खड़ी थी, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता खड़े थे, विधायक भी हैं वो, और वो क्या करते हैं, उनके पीछे से हाथ डालते हैं और उनके छाती पर जिस तरह से करते हैं और वो हाथ झटकती हैं, आप देख के तंग रह जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। तो जब यह चेहरा हो तो बात होती है। बात यह भी होती है कि कौशाम्बी में जब जाते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, तो वहां पर एक महिला मिलती है, वो बताती है कैसे दलितों की भूमि पर कब्जा करा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। साहेब विधवा हमको रातों दिन परेशान करता है। हम नान गदेल खवाई कि हम कितना जमीन है आपका? हमारे तीन बिस्वा हड़प रहा है। 3 बिस्सा हड़प? हाँ, 3 बिस्वा। तो कौन हड़प रहा है? ये जो केशव मौर्य बेटवा। केशव मौर्य है? ये किसका लड़का है? केशव मौर्य डिप्टी सीएम है। नेता मुख्यमंत्री है। हाँ, मुख्यमंत्री जबरदस्ती हड़प रहा गदेलन कब से परेशान किए? कब से परेशान कर रहा? 5-6 महीने से। 5-6 महीने से? तो आप लोग को पहले बताना चाहिए था। जनता नहीं रहे, सारे जहाँ जाओ कोई सुनाई न हो। अरे हम लोग आए हैं ना, कोई सुनाई न हो। रहने नहीं देते। अरे हम लोग आए हैं ना, पुलिस बुलाए रहा साहेब। अरे आप रोइए मत। पुलिस साहेब बुलाए रहा, शटर बंद कराए रहा। सड़क विवाद होता है, पुलिस बुला लेते प्रशासन को। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। किस तरीके से वो छीन रहे हैं और कर रहे हैं, वो मदद की दरकार लिए हुए घूम रही है, भटक रही है, धक्के खा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां का डिप्टी सीएम खुद जमीनों पर कब्जा कर रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है। जब यह स्थिति हो
तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं। आप भारत वो बना रहे हैं जो बर्बाद कर। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं चीन हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर रहा है, युवा बेरोजगारी का दंश झेल के आत्महत्या कर रहा है, बेटियां बलात्कार का शिकार होकर के मर रही हैं और समाज में नफरत फैलाई जा रही है, सहिष्णुता खत्म हो रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जातिवाद चरम पर है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं। आपको लगता है कि नीच सोच होती है, नहीं नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। कोई जाति नीच नहीं होती है, कर्म नीच होते हैं और जो कर्म नीच करता है वह घिनौना है। कोई जाति घिनौनी नहीं हो सकती। यही वजह है कि आज पूरे देश में जो हालत हो गई, आपने सनातन धर्म को इतना बदनाम कर दिया कि अब नेताओं को कहना पड़ रहा है कि यह सनातन धर्म अपने आप में एक डेंगू मच्छर की तरह हो गया है, उस तरह के रोग फैलाने वाला हो गया है कि जिसे खत्म करना पड़ेगा। वो मजबूरी में कहते हैं, वो इसलिए नहीं कहते, सनातन धर्म से उन्हें नफरत नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि जातिवाद फैला रहा है, यह असमानता फैला रहा है, यह लोगों के साथ छुआछूत करा रहा है, यह लोगों को उपेक्षित करा रहा है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जिसमें किसी में भी कोई गुरेज नहीं है। चाहे दलित आए, चाहे हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, पारसी आए, यहूदी आए, कोई आए, किसी भी जाति का आए, सबका स्वागत है और सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि यह देश किसी एक का नहीं, सबका है। और इसीलिए राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की थी, अपने पिता को नमन करके, स्वामी विवेकानंद को नमन करके, वहां के महाकवि को नमन करके और मंडपम में सलाम कर। यह यात्रा जब वो चले, वो यात्रा आज सतत जारी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं यह यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा थी। ये एक तीर्थ यात्रा थी और ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीर्थ यात्रा हर यात्रा का प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, वो खत्म कभी नहीं होती। हम में से कई लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बने। कुछ राहुल जी की तरह पूरे 4000 किलोमीटर, कुछ मेरी तरह 1100-1200 किलोमीटर, कुछ विनीत भाई की तरह, कुछ संजीव की तरह, कुछ आप सब साथियों की तरह, लेकिन सबको ये अनुभव हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये आपको हम वचन देते हैं, यात्रा के आदर्श, यात्रा की प्रेरणा, यात्रा के उद्देश्य निरंतरता में जारी रहेंगे, जो लगातार जारी रहती है और वो कभी बंद नहीं होगी। उसका उद्देश्य कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि इस देश से जातिवाद मिटाना है, ये असमानता मिटानी है, ये छुआछूत मिटाना है और हर किसी को न्याय देना है। गरीब से गरीब को, अमीर से अमीर को, दोनों को देना है, लेकिन पक्षपात नहीं करना है। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों का भारत नहीं बनाना है। इसलिए लड़ाई लंबी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके खुद प्रधानमंत्री समेत तमाम सारे लोग इस यात्रा को बदनाम करने में, रोकने में लग गए थे। कैसे कैसे क्या क्या प्रपंच रच रहे थे। आप याद करिए, कोरोना फैल जाएगा का ड्रामा कर रहे थे और रोकने की बात कर रहे थे। जब नहीं रुका तो वो रुकना भी नहीं था, तो वो परेशान हो उठे। तो इस तरह से बदनामी करते हैं और चीजें करते हैं। आज क्या हो रहा है? आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति आने को है, उसकी पत्नी को कोरोना हुआ है, वो आइसोलेटेड है, लेकिन वहां से वो आ रहे हैं तो उनके स्वागत में बाहें बिछाए खड़े हैं। वैसे आप देश के लोग जब चल रहे थे, परेशान हो रहे थे, मर रहे थे, तो आप अपने घर से नहीं निकल रहे थे। आप
जिस तरह से कर रहे थे वो समझ देख के शर्म आती है। बेटियां लुट रही थी, बलात्कार हो रहा था, वो ऐसी स्थिति में आपकी आवाज नहीं निकल रही थी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसी स्थिति में भी हाथरस गए थे उस दलित बच्ची के लिए जिसके साथ आपके लोगों ने गैंगरेप किया। तो वो लड़ाई लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, देश में भी लड़ते हैं, देश के बाहर भी लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, हर देश के नागरिक के लिए। आप सब कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हो और वही कर रहे हो, इससे देश को आप बर्बाद कर रहे हो। यह है आपका सत्य और इसे हर किसी को समझना चाहिए। यही आप में और राहुल गांधी में अंतर। जय हिंद।